कैसे बच्चों आप लोग। ये हम लोगों का जो लेक्चर है आज का, ये सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड लेक्चर है। ये हम लोग का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जनरली सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं आप। सॉल्युबिलिटी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in a specific amount of solvent at constant temperature। टेम्परेचर डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी बदल जाती है। तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर खास टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने सॉल्वेंट का लिया, वाटर का लिया या कोई भी सॉल्वेंट का लिया, उसमें किसी भी सॉल्यूट की कितनी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है, वो अमाउंट सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है। अब ये अमाउंट जो है वो कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो कि कितना मोल सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है कितने लीटर सॉल्वेंट में, या कितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है पर केजी सॉल्वेंट में, या कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है पर केजी सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट का एक अमाउंट फिक्स कर देंगे और सॉल्यूट के अमाउंट को इन टर्म्स ऑफ मोल या इन टर्म्स ऑफ ग्राम ले सकते हैं। तो ये अलग अलग यूनिट्स में हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसे अफेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सॉल्यूट है उसका खुद का नेचर, जैसा सॉल्यूट होगा वैसे सॉल्युबिलिटी होगी। कोई ज्यादा सॉल्युबल होगा, कोई कम सॉल्युबल होगा, है ना। फिर सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो, सेम सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अलग सॉल्युबिलिटी मिलेगी, इथेनॉल में डिसॉल्व करोगे तो अलग सॉल्युबिलिटी मिलेगी। सॉल्वेंट चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, है ना। टेम्परेचर अलग अलग रखने पे, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर भी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। कभी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कभी घटती है, उसको डिस्कस करेंगे कब क्या होता है। और किसी किसी केस में प्रेशर चेंज करने पर भी सॉल्युबिलिटी में अप्रिशिएबल चेंज आता है, किसी किसी में नहीं भी आता है, किसी किसी में आता है। बट मेजर तरीके से देखा जाए तो ये चार फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आगे बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहले हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व करने से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। किसी सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व करना, उसमें एक बहुत ही फेमस पॉइंट है। वो फेमस पॉइंट ये है, लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व करेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व करेगा। जो पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व करेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा। जो जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ज्यादा डिसॉल्व करेगा पोलर सॉल्वेंट्स में, है ना। तो पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक। एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये रीजन है लाइक डिसॉल्व लाइक का, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे कि व्हेन सॉलिड सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, तो एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। जैसे सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो वो सॉल्यूशन बनाता है। डिसॉल्व होने के बाद अगर सॉल्यूबल है तो सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल्यूबल नहीं है तो नहीं बनाएगा। तो होता क्या है कि इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करती है। कुछ हद तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट अनडिसॉल्व या अनडिसोसिएटेड स्टेट में रहते हैं और कुछ हद तक वो उसमें सॉल्युबल रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है उस स्टेट पे जब वो अपने मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी स्टेट में हो। मैक्सिमम कहना, इक्विलिब्रियम तभी एग्जिस्ट करेगी जब वो मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब अब उससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो उस पॉइंट पर जब वो मैक्सिमम डिसॉल्व कर चुका है, उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जो कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और उस वक्त सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में इस तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, solubility of solid is affected by temperature and pressure according to the Lee-Chatelier principle। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो वहां पे आप ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा सकते हैं, जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को इस इक्विलिब्रियम पर देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। देखो, जैसे
ये जो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बनाना है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो अगर आप ली चैटल प्रिंसिपल अप्लाई करोगे और मान लो कि ये सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा, बैकवर्ड में आएगा। और अगर वो बैकवर्ड में आएगा तो फिर हम कहेंगे कि सॉलिबिलिटी कम हो रही है, यानी सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जिनका एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन मतलब घुलते समय अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है, तो उस वक्त टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्लियर? और अगर वो एंडोथर्मिकली डिसॉल्व कर रहा है, अगर एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन उसे घुलते समय एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तो सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यानी कि सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में डिसॉल्व करना टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता है, बट वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अगर सॉलिड एक्सोथर्मिकली डिसॉल्व कर रहा है तो उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, और अगर वो एंडोथर्मिकली डिसॉल्व कर रहा है तो उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आपके आसपास जो लाइफ आपने रियलाइज किया होगा इस एग्जांपल को। देखिए, जैसे आपने रियलाइज किया होगा कि जैसे आप ग्लास एक ले रहे हैं, आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में आपने वाटर रखा, ठीक है, और वो किसी टेम्परेचर पे है, जैसे रूम टेम्परेचर पे है मान लो। आप एक सिप लीजिए, देखिए टेम्परेचर क्या है उसका। फिर आपने उसमें ग्लूकोज मिला दिया, 4 चम्मच आपने ग्लूकोज मिला दिया वाटर में। तो आप फिर एक सिप लीजिए और देखिए तो आपको ठंडा लगेगा, सॉल्यूशन हल्का ठंडा हो जाएगा, जबकि आपने ठंडा किया नहीं। आप तो केवल वाटर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लिए थे, उसमें ग्लूकोज मिला दिए और वहां पे कूलिंग इफेक्ट हो गया, ठंडा हो गया सॉल्यूशन, कूलिंग ऑफ सॉल्यूशन हो गया। कैसे हो गया भाई ये? इसका रीजन ये है कि ग्लूकोज का वाटर में डिसोल्यूशन और फिर सॉल्यूशन बनना, ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होती है। अब ग्लूकोज का डिसोल्यूशन क्योंकि एंडोथर्मिक है, तो यानी वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो यानी जब ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व करता है, एंडोथर्मिकली डिसॉल्व करता है, तो एनर्जी कंज्यूम करता है। अब आप तो गर्म नहीं कर रहे हो उसको, तो एनर्जी कहाँ से कंज्यूम किया उसने एक्चुअली? तो वो लोग ये सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी थी उसी एनर्जी को यूज किया होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, ग्लूकोज को जब वाटर में आपने डिसॉल्व किया और रिएक्शन एंडोथर्मिक है ये, तो वो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करता है डिसोल्यूशन के वक्त। इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, और किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो उसका ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, सिस्टम ठंडा हो जाएगा। इसीलिए ग्लूकोज को मिलाने पर सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। और इसी का उल्टा देखो, चूना, चूना जो टोबैको लोग जो खाते हैं, वो व्हाइट कलर का जो एक पेस्ट यूज करते हैं चूना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली। तो ये जो चूना है, या व्हाइट वॉश में भी ज्यादातर लोग चूना यूज करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर फॉर्म में रहता है। फिर उसको हम अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो जो रिएक्शन होगी वाटर में डिसॉल्व करने पर, ये सॉल्यूशन बनाएगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो देखो, ग्लूकोज का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, लेकिन वहीं चूने का जो डिसोल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो डिसोल्यूशन है, वो एक्सोथर्मिक है। तो जानते हो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब आपने क्या किया, चूने को पानी में मिलाया और ये रिएक्शन हो रही है एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी रिलीज हो रही है उस रिएक्शन, उनके बीच के इंटरेक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओवरऑल उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप ग्लूकोज को पानी में मिलाते हो तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है, और आप चूने को पानी में मिलाते हो तो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। तो जो सॉलिड का डिसोल्यूशन है, दो तरह का है, या तो एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक। ठीक? और सुनो, तो ग्लूकोज का डिसोल्यूशन क्योंकि एंडोथर्मिक था, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि मान लो कि मैंने किसी नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लिया, ग्लूकोज मिलाया और उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया कि अब उससे ज्यादा ग्लूकोज नहीं डिसॉल्व कर रहा है।
फिर मैं अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा, बोलोगे अब और ज्यादा ग्लूकोज डिसॉल्व कर पाएगा। यानी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होने की वजह से हम यहाँ देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो और ज्यादा ग्लूकोज उसमें डिसॉल्व कर पाएगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्लूकोज की जो सॉलिबिलिटी है सेम अमाउंट ऑफ वाटर में वो बढ़ जाएगी। तो जिनका एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन रहता है उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। और चूने के लिए उल्टा कहानी है। ठंडे पानी में अगर चूना मिलाओगे, ठंडे पानी में अगर आप चूना मिलाते हैं और दूसरे केस में आप गर्म पानी में चूना मिलाते हैं, तो चूना ठंडे पानी में ज्यादा डिसॉल्व करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिकली डिसॉल्व कर रहा है। जिसमें हम टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो रिएक्शन पीछे की तरफ आना आना चाहेगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो चूना एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जिसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में डिक्रीज करेगी। तो आप कोरिलेट करना सीखो कि जब कोई चीज किसी में डिसॉल्व करती है तो अगर एंडोथर्मिकली डिसॉल्व कर रही है तो वहां कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा और वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और किसी सब्सटेंस की डिसोल्यूशन के वक्त अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, उसका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिकली हो रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी उस केस में घटेगी। आई होप आपके पॉइंट समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट, solubility of solid is not affected by pressure significantly, since solid are highly incompressible। तो सॉलिड्स की सॉलिबिलिटी पर प्रेशर का बहुत इन्फ्लुएंस नहीं है, टेम्परेचर का तो है, बट प्रेशर चेंज करने पे सॉलिड की सॉलिबिलिटी में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम कुछ सब्सटेंस को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी सॉलिबिलिटी को देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे किस किस टाइप का वेरिएशन आता है। जैसे ये सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह के ये आयनिक सॉलिड्स हैं। इनका एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होता है, इनकी जो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक नेचर की है। दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर ये एंडोथर्मिक है तो वहां कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा ग्लूकोज की तरह, पहली बात। और टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, दूसरी बात। तो ये आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ याद रखना है, ठीक। और दूसरी बात एक सुनो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी लगातार बढ़ती है, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती है। तो इन सबका जो ग्राफ आता है ना, अगर मैं यहाँ पे सॉलिबिलिटी प्लॉट करूं वाई एक्सिस पे, ठीक है, और एक्स पे मैं अगर टेम्परेचर प्लॉट करूं, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इन सॉलिड्स का जो ग्राफ आएगा वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग ग्राफ आता है। अब किसी का स्लोप ज्यादा रहता है, कोई ज्यादा इंक्रीज करता है, कोई कम इंक्रीज करता है, लेकिन हाँ ठीक है, वो इंक्रीजिंग ग्राफ आता है, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग। तो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, ध्यान देना। कॉन्टिन्यूअसली क्या है, इंक्रीजिंग है, उसमें कहीं भी आपको डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाई देगी। तो इन सभी का जो सॉलिबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ाने पे कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिनमें सॉलिबिलिटी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज भी करती है, जैसे ये सीरियम सल्फेट और लिथियम कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये तीन मैंने एग्जांपल लिए हैं। इनकी जो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, वो याद रखनी पड़ती है हमें कि किसका एंडोथर्मिक है किसका एक्सोथर्मिक है। या तो हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई सॉल्यूट है, इमेजिन करो कोई सॉल्यूट है और सॉल्यूट को मैंने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और सॉल्यूशन बना। अगर वहां पे मेरे को कूलिंग इफेक्ट देखने को मिला, जो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, भाई कोई सॉल्यूट लो, वाटर में डिसॉल्व करो, देखो उसमें टेम्परेचर चेक करो, कूलिंग इफेक्ट है कि हीटिंग इफेक्ट है। अगर कूलिंग इफेक्ट मिला तो उसका जो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या है, एंडोथर्मिक। हाँ, और अगर आपने कोई सॉल्यूट लिया है और आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है और सॉल्यूशन बना, अगर वहां हीटिंग इफेक्ट देखने को मिला आपको, हीटिंग इफेक्ट, सॉल्यूशन गर्म हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, आप कंक्लूजन निकालेंगे कि उसका जो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है। क्लियर है? ऐसे में हीटिंग हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और ऐसे में सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ये तीनों चीजें आपस में को रिलेटेड हैं। तो इन सभी की सॉलिबिलिटी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। यानी इनका ग्राफ जानते हो कैसा आएगा सॉलिबिलिटी का, ये सॉलिबिलिटी, ये टेम्परेचर, ठीक है। इनका ग्राफ आप देखोगे तो डिक्रीजिंग आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि
इस तरह का डिक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ठीक है, यह अलग बात है, किसी का ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा, किसी का कम तेजी से डिक्रीज करेगा। तो ऊपर वाले ग्राफ कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग थे, नीचे वाला कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी शो करता है। अब यहाँ पे तीसरा केस भी आता है जहां पे कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, वहां पे थोड़ी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो सोडियम सल्फेट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, ये इसका डेकाहाइड्रेट फॉर्म में सॉल्ट है। सोडियम सल्फेट का ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म में सॉल्ट है। ये जो है 32.4 डिग्री पर बदल जाता है सोडियम सल्फेट में। इसमें मतलब इसका जो हाइड्रेशन का अमाउंट है वो चेंज हो गया। इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। वो टेम्परेचर जब कोई अपना आयनिक सॉलिड या तो अपना जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज करता हो, या फिर डिग्री ऑफ जो हाइड्रेशन है उसका वो चेंज होता हो। तो यहाँ पे ये हाइड्रेटेड सल्फेट जो था वो एनहाइड्रस सल्फेट में चेंज हो जाता है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, अब सुनो, अगर मान लो मैं 15 डिग्री सेल्सियस पे, मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, इन टेम्परेचर पे मैं यहाँ पे इसकी सॉलिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जब तक 32.4 डिग्री टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ है तब तक ये सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O के फॉर्म में है, और इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ती है, ठीक। बट ये सॉलिबिलिटी 32.4 डिग्री तक बढ़ेगी। उसके बाद जानते हो क्या होगा? उसके बाद ये सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O फॉर्म में नहीं रह जाएगा, वो एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा। और इस केस में जानते हो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी घटती है। इसका मतलब कि आयनिक सॉलिड्स की मोर्फोलॉजी चेंज होने पे या ये डिग्री ऑफ हाइड्रेशन चेंज होने पे सॉलिबिलिटी में फर्क पड़ता है। तो 32.4 डिग्री तक हमने ऑब्जर्व किया टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद जब ये इसमें चेंज हो गया, ट्रांजिट हो गया इसमें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी घटती है। तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ सॉलिड्स ऐसे भी हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ समय तक सॉलिबिलिटी बढ़ रही होती है, तो उसके बाद फिर वो घटना शुरू हो जाती है। मतलब इसका ग्राफ जानते हो कैसा आएगा? सॉलिबिलिटी का ग्राफ ऐसा आएगा, ये सॉलिबिलिटी है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसमें शुरुआत में सॉलिबिलिटी क्या है, बढ़ रही थी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O इस फॉर्म में है, और मान लो ये टेम्परेचर, ये वाला जो पॉइंट है, ये टेम्परेचर है मान लो 32.4 डिग्री, ठीक। उसके बाद जो है सॉलिबिलिटी फिर घटना शुरू हो गई। तो इसका ग्राफ देखो कैसा है, पहले बढ़ रहा था सॉलिबिलिटी, फिर घटना शुरू हो गया। तो ऐसा भी पॉसिबल होता है कुछ सॉलिड्स में। पहले वाले केस में सॉलिबिलिटी लगातार बढ़ती रहेगी कॉन्टिन्यूअसली, दूसरे वाले में कॉन्टिन्यूअसली घट रही है। ये जो केस लिया है मैंने तीसरा सोडियम सल्फेट वाला, इसमें सॉलिबिलिटी एक टेम्परेचर तक बढ़ी है, उसके बाद फिर वो घटना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स की तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कोरिलेशन है ना एंडोथर्मिक में, कूलिंग इफेक्ट और सॉलिबिलिटी का इंक्रीज होना टेम्परेचर बढ़ाने पे, ये तीनों बातें आपस में को रिलेटेड हैं। वैसे ही एक्सोथर्मिक सॉलिबिलिटी अगर किसी की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है सॉलिबिलिटी होते समय, सॉल्यूशन बनते समय, तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा और सॉलिबिलिटी उस केस में डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर सोडियम सल्फेट का मेरे से एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन पूछा जाए, सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में पूछा जाए, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी घटी है, तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है वो नेगेटिव होगा। लेकिन वही हाइड्रेटेड फॉर्म में जब ये सोडियम सल्फेट है, उसका जो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहां सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कोरिलेट? कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर सॉलिबिलिटी किसी सब्सटेंस की बढ़ रही है तो उसका एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी की सॉलिबिलिटी घट रही है तो वहां पे एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन नेगेटिव होगा। ये आपस में चीजें कोरिलेटेड हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी गैस की लिक्विड के अंदर सॉलिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, सुनते जाइए। देखिए,
कुछ गैसेस होती हैं जो वाटर में हाईली सॉल्युबल होती हैं, जैसे अमोनिया, HCl, ये हाईली सॉल्युबल गैसेस हैं। ठीक है। कुछ गैसेस होती हैं जो बहुत ही कम सॉल्युबल होती हैं, जैसे O2, N2, हीलियम, इस तरह की गैसेस वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होती हैं। Solubility of gases is affected by pressure, temperature, एंड ऑब्वियस सी बात है कौन सी गैस है और कौन सा सॉल्वेंट है, यानी कि वही चार फैक्टर यहाँ भी हैं। कौन सी गैस है, कौन सा सॉल्वेंट है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये फैक्टर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर या इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। हालांकि सॉलिड वाले केस में हमने पढ़ा था कि प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता, उसमें प्रेशर चेंज करने पे अप्रिशिएबल चेंज नहीं था सॉलिड वाले केस में, बट गैस में है। गैस में क्या है, इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस द सॉलिबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। अब पॉइंट ये इंपॉर्टेंट क्या है, सुनो। गैस को जब आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और ये सॉल्यूशन बनाता है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी हमेशा घटती है। तो कंक्लूजन ये निकालेंगे कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने पे अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी घट रही है, यानी इसका जो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है वो फिर एक्सोथर्मिक होगा, हमेशा होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन गैस का एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा। इसीलिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉलिबिलिटी हमेशा घटती है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी वेसल में अगर आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो उसमें से बुलबुले बाहर आ रहे होते हैं, बबलिंग हो रही होती है। क्या है वो बबलिंग? वो जो डिसॉल्व्ड गैस रहती है ना लिक्विड के अंदर, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बाहर आने लगती है। यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये जो लिक्विड के अंदर बबलिंग होती है वो यही बता रही है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी घटती है गैस की, हमेशा। क्लियर हो गया पॉइंट ये? और प्रेशर बढ़ाने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो ये है, ली चैटियर प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो कि लेफ्ट साइड में ये एक गैस है, ये लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो तो लिक्विड ही रहेगा। अब इमेजिन करो कि इसमें ली चैटियर प्रिंसिपल लगाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होना चाहिए? बोलोगे अगर हम एक्सटर्नली प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जहां कम प्रेशर मिले। कम प्रेशर मिले यानी कम गैस के मोल्स मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट साइड में गैस के मोल्स हैं, राइट में यहाँ गैस के मोल्स नहीं है, तो यानी शिफ्ट राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और यहाँ फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब समझ रहे हो, ये गैस ज्यादा डिसॉल्व करेगी, ये मतलब निकलेगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉलिबिलिटी हमेशा बढ़ती है, और यही हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ कहता है कि अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ाते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड में डिसॉल्व करेगी, यानी सॉलिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हेनरी लॉ जो है वो एक्चुअली देखा जाए मोटे तौर पे तो सॉलिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे और आगे इसके बारे में। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि जैसे ये मैंने एक आपको क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है सॉलिबिलिटी और प्रेशर का अलग अलग गैसों के लिए, हीलियम के लिए, N2 के लिए, O2 के लिए, मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके आपको दिया है। आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो और बताओ कि कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल है, कौन सी गैस कम सॉल्युबल है। आपको सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी आनी चाहिए ऐसा ग्राफ देख के। तो सुनो, अगर मैं किसी प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, मतलब मैं एक पर्टिकुलर प्रेशर ले रहा हूं और मैं इस यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक, और मैं देख रहा हूं कि उस पर्टिकुलर प्रेशर पे हीलियम की सॉलिबिलिटी क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे ग्राफ से नोटिस किया, ये हो गई हीलियम की सॉलिबिलिटी। और फिर नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी क्या है, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ रही है ना। और फिर O2 की सॉलिबिलिटी क्या है, तो वो और ऊपर आ रही है। तो देखो, हीलियम की सॉलिबिलिटी उससे ज्यादा, नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी उससे ज्यादा ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी आ रही है। तो मैंने ग्राफ को रीड किया कि किसी खास प्रेशर को अप्लाई करने पे ये ग्राफ हमें बता रहा है कि हीलियम उस प्रेशर पे कम डिसॉल्व कर रहा है, उसकी सॉलिबिलिटी कम है। नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व कर रहा है, उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है। और O2 और डिसॉल्व कर रहा है ज्यादा, उसकी सॉलिबिलिटी और ज्यादा है। तो ऐसा ग्राफ आप रीड कर लेंगे ना कि
प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ग्राफ दिया होगा तो आप अलग अलग गैसों के लिए मालूम कर लेंगे कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल है, कौन सी गैस कम सॉल्युबल है। और आप सुनेंगे अगली बात, जैसे मान लो कि कोई लिक्विड लिया मैंने, ये मैंने जो फिगर यहाँ बनाया हुआ है देखो, कोई दो लिक्विड लिए मैंने यहाँ पे, मतलब सेम लिक्विड है, लिक्विड सेम है और गैस भी ऊपर सेम रखी है मैंने। बस फर्क कितना है कि एक केस में मैंने 1 बार प्रेशर पे गैस रखी है, मतलब जो गैस लिक्विड के ऊपर है इसका पार्शियल प्रेशर 1 बार अप्लाई कर रखा है, और सेकंड केस में जो लिक्विड के ऊपर गैस है उसका प्रेशर 2 बार है। बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि जब आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो आप देखो तो वो अब गैस ज्यादा डिसॉल्व करेगी उस लिक्विड के अंदर। पहले कम गैस डिसॉल्व स्टेट में थी, अब ज्यादा गैस डिसॉल्व स्टेट में है। यही हेनरी लॉ है कि प्रेशर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और वो सॉल्युबिलिटी हम कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी बढ़ेगी, हम कह सकते हैं गैस की मोलैलिटी बढ़ेगी, हम कह सकते हैं ग्राम पर लीटर के टर्म्स में भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर के टर्म में, मोलैलिटी होती है मोल पर केजी के टर्म में, ऐसे ग्राम पर लीटर के टर्म में भी सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी बढ़ेगी। तो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी किसी भी फॉर्म में बढ़ेगी, और जो अमाउंट है गैस का उस लिक्विड के अंदर वो भी बढ़ेगा, यानी कि उसके मोल्स बढ़ेंगे तो उसके मोल फ्रैक्शंस बढ़ेंगे। तो प्रेशर बढ़ाने पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है उस लिक्विड के अंदर वो भी बढ़ेगा। तो ये है हेनरी लॉ कि जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ये डिफाइन करना जरूरी है, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर भी तो इफेक्ट पड़ता है ना, तो अगर हम प्रेशर का इफेक्ट जानना चाहते हैं तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और अगर गैस का बस प्रेशर बढ़ाएं, गैस भी वही रखें लिक्विड भी वही रखें, ठीक, गैस भी वही रखें लिक्विड भी वही रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, केवल गैस का प्रेशर बढ़ाएं, तो डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ गैस बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, गैस की मोलैरिटी मोलैलिटी गैस का मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड में बढ़ जाएगा। ये हेनरी लॉ है, ठीक है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो हेनरी लॉ को हम कई तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं। हेनरी लॉ को सुनो, इट कैन बी स्टेटेड एज at constant temperature the solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution। तो लिक्विड या सॉल्यूशन के ऊपर आपने गैस का कितना पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रखा है उसके प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। एक स्टेटमेंट आप ऐसे भी दे सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के प्रोपोर्शनल होगा। जितना पार्शियल प्रेशर अप्लाई करोगे गैस उतना ज्यादा डिसॉल्व करेगी, उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का होगा उस लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है हेनरी लॉ का, वो कई तरीके से हम कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक तरीका है वो ये है, सबसे जो मेन फॉर्मेट है वो ये है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, यानी कि जो लिक्विड के ऊपर जो गैस का जो वेपर फेज है उसमें जो उसकी पार्शियल प्रेशर है गैस की, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस एक्स टाइप से, यानी इसको काई कहते हैं एक्चुअली, इससे शो करते हैं, मैं इसको एक्स के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो पार्शियल प्रेशर जो है गैस का वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो वहां पे कांस्टेंट आएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ये कह सकते हैं। और प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे हटाएं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा KH, जिसे हम कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द गैस लिक्विड पेयर। तो वो जो KH की वैल्यू होती है ना बेटा, ये गैस लिक्विड पेयर के लिए कांस्टेंट आती है। यानी अगर आप गैस बदलोगे तो केएच बदल जाएगा, आप लिक्विड बदलोगे तो केएच बदल जाएगा। यानी जो केएच की वैल्यू है ये गैस लिक्विड पेयर के लिए डिफाइंड होती है, और हर गैस लिक्विड पेयर के लिए केएच की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ध्यान रखना है, ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। गैस लिक्विड का पेयर बदलोगे तो ये बदल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, it depends on the nature of the gas and
लिक्विड ऑल्सो, दैट इज सॉल्वेंट ऑल्सो। गैस पे और लिक्विड के पेयर पे डिपेंड करती है, केवल गैस पे नहीं, गैस पे और सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करती है। जैसे इमेजिन करो कि N2 को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, हाँ, और फिर उसी N2 को इथेनॉल में डिसॉल्व कर रहे हो, तो आपने सॉल्वेंट बदल दिया ना, तो उस N2 का डिसोल्यूशन H2O में उसका KH अलग आएगा, और N2 का डिसोल्यूशन अल्कोहल में उसका KH अलग आएगा। और वहीं आप गैस बदल दो, यानी O2 ले लो अब N2 के बदले H2O में, तो अब आपने गैस बदला तो उसका KH अलग आएगा। यानी जो KH डिफाइन होता है वो गैस लिक्विड पेयर के डिफाइन होता है, और KH टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। KH लिक्विड गैस लिक्विड पेयर का जो KH वैल्यू है, हेनरी कांस्टेंट वैल्यू है, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। KH की वैल्यू इंक्रीज करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। KH की वैल्यू इंक्रीज करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, यानी दिस इज रिलेटेड टू डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो यहाँ पे कोरिलेशन को समझो, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी घटती है, मतलब KH का बढ़ना सॉल्युबिलिटी के घटने से रिलेटेड है। जिस गैस लिक्विड पेयर के KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। ये जो हमने अभी पीछे इक्वेशन पढ़ा हेनरी लॉ का, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इसको अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में डिफाइन करूं तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में मैं इसको कह सकता हूं, जहां पे प्रेशर ऑफ द गैस को मैं y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, प्रेशर ऑफ द गैस को, और c जो इंटरसेप्ट वैल्यू है वो 0 है, तो लाइन 0 से पास कर रही है, मार्जिन से पास कर रही है एकदम, और x जो है x जो है वो x एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्लॉट किया है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस x एक्सिस पे हो गया, और जो स्लोप वैल्यू है, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, KH उसको डिफाइन कर रहा है, तो जो स्लोप वैल्यू है इसकी वो यहाँ पर KH डिफाइन हो रही है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस को मैंने y एक्सिस से प्लॉट किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस को मैंने x एक्सिस से प्लॉट किया है, और जो स्लोप वैल्यू है वो KH है। यानी इस लाइन का जो ये थीटा है ना, जब आप इसका टेन थीटा निकालेंगे तो ये तो इस लाइन का स्लोप माना जाता है ना, और वो वैल्यू किसके बराबर है, KH के बराबर है। तो एक तो पहले समझो कि ये इक्वेशन क्या था, इसका ग्राफ किस तरह का है। अब एक और बात समझा रहा हूं, मान लो मैं अलग अलग गैसेस के लिए प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। मान लो ये गैस A है, ये गैस B है, ये गैस C है, तीन गैसेस के लिए मैंने इसको प्लॉट किया सेम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यहाँ पे सबके लिए क्या रखा गया है, सेम रखा गया है तीनों गैस के लिए। तो सेम टेम्परेचर पे तीन अलग अलग गैस के लिए प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ये आपके सामने ग्राफ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों गैसेस के लिए जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है KH फॉर गैस A, KH फॉर गैस B एंड KH फॉर गैस C, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है और इनकी सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है, क्या आप इस ग्राफ से बता सकते हैं? तो बोले बिल्कुल बता सकते हैं, सुनो कैसे बता सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, पहले KH की बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले KH की बात कर लेते हैं। बोले KH तो सीधा सीधा स्लोप है ना भाई, इस प्रेशर मोल फ्रैक्शन ग्राफ का जो स्लोप है वही तो KH है, और स्लोप यानी कि जो ढाल होता है टेन थीटा, बोले वो तो बढ़ रहा है, A के लिए कम है, B के लिए ज्यादा है, C के लिए वो और ज्यादा है, तो यानी स्लोप बढ़ रहा है भाई। तो स्लोप A गैस से ज्यादा B का है, B से ज्यादा C का है, यानी कि इन गैसेस के लिए जो KH की वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, A से ज्यादा B, B से ज्यादा C। और भैया जब KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है ना, तो यानी कि सॉल्युबिलिटी का रिवर्स ट्रेंड हो जाएगा, जिसका KH का वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो C के लिए KH की वैल्यू ज्यादा थी तो सॉल्युबिलिटी कम है, और A के लिए KH की वैल्यू कम थी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो इस तरीके से आप ग्राफ देख के KH का सीक्वेंस और सॉल्युबिलिटी का सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है, किसका KH ज्यादा है, किसका KH कम है।
KH क्या है, तो बोलोगे कि हेनरी लॉ कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप जो है वही KH है। ठीक है, चलिए और एक पॉइंट सुनिए, अगर आप प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं सेम गैस के लिए, मतलब आपने गैस सेम रखा है बट आप टेम्परेचर अलग अलग ले रहे हैं, सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। यहां क्या था, आपने टेम्परेचर सेम लिया था और गैसेस डिफरेंटली थी, टेम्परेचर सेम था, डिफरेंट गैसेस थी। यहाँ पे गैस सेम ले रहा हूं, टेम्परेचर डिफरेंट ले रहा हूं। तो मैंने मान लो कोई एक गैस ली है, अलग अलग टेम्परेचर पे लिया है, तो ये ग्राफ आया, T1 पे एक आया ये ग्राफ, फिर T2 पे, फिर T3 पे। तो मैं जानना ही चाहता हूं कि क्या आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि टेम्परेचर T1, T2, T3 का रिलेशन क्या होगा, क्या बता सकते हो? बोल के हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। टेम्परेचर चेंज करने पे यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, यानी KH चेंज हो रहा है, और पीछे मैंने भी समझाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भैया KH की वैल्यू बढ़ती है, KH की वैल्यू बढ़ती, पीछे बताया था ना मैंने। तो देखो KH की वैल्यू यानी स्लोप तो बढ़ रहा है ना, वो जो थीटा की वैल्यू तो बढ़ रही है ना, तो स्लोप तो बढ़ रहा है, और स्लोप तब बढ़ेगा जब KH बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी T1 से ज्यादा, T2 से ज्यादा T3 होना चाहिए। तो ये देखो रिलेशन आ गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो ये कुछ ग्राफिकल एस्पेक्ट मैंने समझा दिया। मेन पॉइंट को यहाँ समअप कर दूं कि जो KH है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, वो गैस सॉल्वेंट पेयर पे डिपेंड करता है। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी गैस की, ठीक है। और KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे KH इंक्रीज करता है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर KH इंक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। लेकिन अगर उसे एक्चुअल रीजन पूछा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों की, एक्चुअल रीजन क्या है, तो हम कहेंगे कि गैस का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है हमेशा, गैस का डिसोल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस सॉल्युबिलिटी हमेशा कम हो जाती है। और बाकी तो ये कोरिलेशन है, टेम्परेचर का बढ़ना, KH का बढ़ना, सॉल्युबिलिटी घटना, ये कोरिलेशन, आपस में रिलेशन है इनका, कोरिलेशन जिसे कह सकते हैं। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे, पहले लिमिटेशन देख लेते हैं इसकी और एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो हेनरी लॉ का एक लिमिटेशन है, हेनरी लॉ हर गैस सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही होगी तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल है, और गैस का बिहेवियर अगर आइडियल बिहेवियर नहीं है तो फिर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगी। आइडियल बिहेवियर जानते हो ना कब होता है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस का आइडियल बिहेवियर होता है, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आप हेनरी लॉ को सक्सेसफुली मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी देख सकते हैं। गैस का बिहेवियर आइडियल होना चाहिए, अगर गैस का बिहेवियर आइडियल नहीं होगा तो हेनरी लॉ से फिर डिविएशन शो करेगा गैस लिक्विड पेयर। दूसरा ये है कि गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन, एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड सॉल्वेंट, यानी आपको चार ऑप्शन देकर कह देगा बताओ कौन सी गैस के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। उसमें एक ऑप्शन अमोनिया होगा, एक ऑप्शन HCl होगा, है ना, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये NH4OH बनाता है, कंपाउंड फॉर्मेशन शो करता है, इसीलिए अमोनिया और लिक्विड, अमोनिया और वाटर के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही जब HCl को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये डिसोसिएशन शो करता है, H पॉजिटिव एक्वस अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव एक्वस अलग हो जाता है, तो डिसोसिएशन शो कर रहा है। तो कंपाउंड फॉर्मेशन या डिसोसिएशन इस तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं तो एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी फिर। तो हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अमोनिया एंड HCl टाइप गैसेस, ठीक है। लेकिन ऐसी रिएक्शंस O2 नहीं देता, N2 नहीं देता, हीलियम नहीं देता वाटर के साथ, तो इनके लिए एप्लीकेबल है हेनरी लॉ। कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं फटाफट अपने आसपास, लाइव मतलब आसपास अपने जो घर होते हैं, जो हेनरी लॉ पे बेस्ड चीजें हैं वो ये, जैसे आपने देखा होगा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें हम CO2 क्यों फिल करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसमें CO2 हाई प्रेशर पे क्यों फिल करते हैं? तो सुनो, CO2 वहां पे
जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, मतलब कि एक तरीके से देखा है तो प्रिजर्वेटिव काम करता है। CO2 कार्बोनिक एसिड बनाता है, और उस कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड का बनना उसको खराब होने से बचाता है। तो एक एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। अब सवाल यह है कि CO2 को हम कोल्ड ड्रिंक में कैसे मिलाएं और बॉटल कैसे पैक करें, क्योंकि CO2 तो गैस है और कम डिसॉल्व करती है। तो CO2 को ऑब्वियस सी बात है हाई प्रेशर पे उस कोल्ड ड्रिंक में बॉटलिंग करनी पड़ेगी। तो जो हम बॉटलिंग कर रहे होते हैं, जब उसका ढक्कन लगाते हैं तो हाई प्रेशर पे CO2 उसमें पास करते हुए ये काम करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में CO2 उसमें रहे और कोल्ड ड्रिंक की, सॉफ्ट ड्रिंक की शेल्फ लाइफ बढ़े, वो खराब ना हो लंबे समय तक। ठीक है। इसी तरीके से जैसे लंग्स में भी हेनरी लॉ देखो कैसे एप्लीकेबल है। लंग्स, जैसे हम जो तुमने कभी सोचा है जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो जो एयर हमारे लंग्स में जाती है उसमें एक्सचेंज कैसे होता है? तो बोलोगे कि एयर जो हमने इनहेल किया उसमें N2 भी है, O2 भी है, तो हम सब इनहेल कर रहे हैं। ठीक, अब होता यह है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हमने जो इनहेल किया उसमें ज्यादा है और लंग्स में वहां पे कम है। तो ऑक्सीजन उस तरफ डिफ्यूज होता है और उसके बाद वहां पे जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में जो हमारे प्रेजेंट रहता है, उसके साथ वो ऑक्सीजन जो गया है वो कंबाइन कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और फिर ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यूज तक, सेल्स तक, और वहां पर जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वहां पर ऑक्सीजन कम है, तो फिर एक्सचेंज होता है दोबारा अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अब वो हीमोग्लोबिन छोड़ देगा उस O2 को, क्योंकि जहां वो पहुंचा है वहां पार्शियल प्रेशर कम है, तो वो O2 छोड़ देता है और वापस हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है और टिश्यूज और सेल्स में वो O2 पहुंच जाता है जहां पे पार्शियल प्रेशर कम है। यानी आप समझ सकते हो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हेनरी लॉ का एप्लीकेबिलिटी, कि जहां पे हाई प्रेशर है, जहां पे हाई प्रेशर है वो ज्यादा सॉल्युबल था, और जहां लो प्रेशर है वो कम सॉल्युबल है, और वो सिस्टम मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन को छोड़ दिया। तो हाई प्रेशर पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है और लो प्रेशर पे फिर वो ऑक्सीजन छोड़कर वापस हीमोग्लोबिन बन जा रहा है। ठीक है। तीसरा एक केस मैं बता रहा हूं, जो हायर एल्टीट्यूड्स पे जो क्लाइंबर्स चढ़ाई करते हैं, तो जो हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। एयर का प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारी बॉडी में वो कम हो जाएगी जितनी ग्राउंड लेवल पे होती है। तो हायर एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जब पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो जो जितना डिसॉल्व ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होना चाहिए वो नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? हायर एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर कम हुआ, तो वो जो जितने पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन डिसॉल्व होता हमारे बॉडी में, उतना पार्शियल प्रेशर बाहर नहीं है ऑक्सीजन का। तो ब्लड में कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, टिश्यूज तक कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, और टिश्यूज तक कम ऑक्सीजन पहुंचेगा तो फिर एनॉक्सिया, एनॉक्सिया यानी कि अनइजीनेस फील होगा और दिमाग ठीक से काम करेगा नहीं फिर। ठीक है, ये हो गया। और एक एग्जांपल देखो, जो गोताखोर होते हैं जो समुद्र में या गहरी नदियों में डाइव करते हैं, वो जब डाइव करते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं अपने साथ। जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम जिसे कहते हैं वो लेके जाते हैं। उस ऑक्सीजन सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है। दो बातें समझो, अगर हम उसमें सिंपली एयर को ले लें, लिक्विफाई करके एयर को लेके जाएं, तो प्योर एयर में N2 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ऑलमोस्ट 80% तो N2 ही रहता है। तो नाइट्रोजन गैस, तो अगर हम सिंपल एयर को ऑक्सीजन सिलेंडर में भरेंगे तो वह प्रॉब्लम पता है क्या आती है, कि जैसे जैसे डाइवर्स जितना गहराई में जाते हैं उतनी गहराई में पार्शियल मतलब बाहर का प्रेशर बढ़ जाता है, उनके जो शरीर पे दबाव लग रहा है वो बढ़ जाता है। तो गहराई में N2 और O2 ब्लड में काफी सॉल्युबल होती है। तो O2 तो खैर हमारे टिश्यूज और सेल्स कंज्यूम करते रहते हैं,
अलग अलग प्रोसेसेस में, रेस्पिरेशन वगैरह में। लेकिन लेकिन N2 जो है ये तो किसी काम का नहीं है हमारी बॉडी में, ये तो गैस के फॉर्म में डिसॉल्व स्टेट में रहता है केवल। तो जो गहराई में जो डाइवर्स हैं उनके ब्लड में जो O2 था वो तो चलो अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस में कंज्यूम हो रहा है, लेकिन N2 हमारे ब्लड में रहेगा उस गहराई में। अब जैसे ही वो डाइवर ऊपर की तरफ आता है तो प्रेशर कम होता है चारों तरफ, और जैसे ही प्रेशर कम होता है तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन हमारे ब्लड में थी, जो डाइवर के ब्लड में थी, वो अचानक बबलिंग के फॉर्म में बाहर आती है, और ब्लड में बबलिंग शुरू हो जाती है N2 गैस की वजह से, और इस वजह से बॉडी अकड़ने लगती है, नर्व इंपल्स ट्रांसफर में दिक्कत आती है, तो उसे बेंट कहते हैं। ठीक है, तो N2 का अचानक बबलिंग होना, जब डाइवर अचानक ऊपर की तरफ आता है, सरफेस पे आता है, तो जितना नीचे रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर था, सरफेस पे आएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा उसके चारों तरफ। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जो N2 जो डिसॉल्व्ड स्टेट में थी वो तुरंत गैस के फॉर्म में, बबलिंग फॉर्म में बाहर आएगी और डाइवर की बॉडी अकड़ने लगेगी, तो दिक्कत आती है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम जिसे कहते हैं उसमें O2 के साथ साथ N2 का कंसेंट्रेशन कम कर देते हैं, क्योंकि N2 क्या टॉक्सिक भी होती है, N2 टॉक्सिक भी है और बेंट के लिए जिम्मेदार है, बबलिंग के लिए जिम्मेदार है। तो हम क्या करते हैं उसमें जानबूझ के हीलियम गैस भी इंट्रोड्यूस करते हैं, लगभग 11% हम हीलियम उसमें डाल देते हैं। एक तरीके से हम डाइल्यूट कर दिए N2 को हीलियम डाल के, जबकि नॉर्मली एयर में हीलियम ज्यादा नहीं होती, बट हम जब ऑक्सीजन सिलेंडर में उसको लेते हैं तो हीलियम को अलग से ऐड करते हैं, लगभग 11%, तो डाइल्यूट हो गया ना अब N2। तो फिर N2 की वजह से जो ये बेंट क्रिएट हो रहा था वो उतना नहीं होगा। और हीलियम का फायदा ये है कि हीलियम नॉन टॉक्सिक होता है, N2 की तरह टॉक्सिक नहीं होता, नॉन टॉक्सिक होता है, और ज्यादा डिसॉल्व भी नहीं करता ब्लड में, तो बेंट वगैरह का दिक्कत नहीं आता। तो ये जो मैंने तुम्हें समझा दिया कुछ एग्जांपल्स जिसमें हेनरी लॉ अप्लाई हो रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, if N2 gas is bubbled through water at 298 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would be dissolved in 1 liter water? वाटर को 1 लीटर डिफाइन कर दिया गया है, कितने मिलीमोल N2 डिसॉल्व होंगे पूछा है। Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, और हेनरी लॉ कांस्टेंट जो N2 का दिया है वाटर के साथ वो यहाँ पे दिया है इन्होंने 76.48 किलो बार। तो सुनो, क्वेश्चन में इतना समझ में आ गया कि जो KH की वैल्यू है वो किलो बार में है, तो हम कौन सा फॉर्मेट यूज करने वाले हैं हेनरी लॉ का, बोलोगे ये वाला, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, क्योंकि इस फॉर्मेट में ही जो KH की यूनिट आएगी वो प्रेशर की यूनिट होगी, है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो KH की जो यहाँ यूनिट आती है इसमें, वो यूनिट किसी ना किसी प्रेशर की यूनिट होती है। अब चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, बार हो, किलो बार हो, पास्कल हो, mmHg हो, कुछ भी हो, प्रेशर की यूनिट, और यहाँ KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट है, इसीलिए हम समझ गए कि हम इसी फॉर्मेट को यूज करने वाले हैं। अब हमको दिया क्या है, पूछा क्या, इसको समझो। देखो, हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया है, KH दिया है, तो पहला हम काम करते हैं मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH की वैल्यू। पार्शियल प्रेशर इन्होंने N2 का दिया है 0.987 बार, तो यूनिट बार में है ऊपर, और KH का इन्होंने किलो बार में दिया है, तो मैं चेंज कर ले रहा हूँ बार में, तो 76.48 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये भी बार में चेंज हो जाए, दोनों को मैंने बार में ले लिया, बार बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन विदाउट एनी यूनिट आ जाएगा 1.29 10⁻⁻5, ये मोल फ्रैक्शन आ रहा है। बट क्या मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्व करना था, नहीं, मुझे मिली मोल सॉल्व करने हैं N2 के, कितने में, 1 लीटर वाटर में। तो बोलोगे देखो मोल फ्रैक्शन तो हमने सॉल्व कर लिया, अब मैं मिली मोल कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, सुनो। देखो, वाटर कितना लिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बोलोगे 1 लीटर लिया गया है, ठीक, और 1 लीटर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml के हिसाब से अगर लोगे, वाटर की डेंसिटी जनरली 1 ग्राम पर ml होती है ना, तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, और 1 ग्राम पर ml के हिसाब से 1000 ग्राम हो गया ऑलमोस्ट। तो वाटर जो 1 लीटर लिया गया है वो 1000 ग्राम है,
इसे आप मोल में जरा चेंज करो तो 1 लीटर वाटर को मोल में चेंज करोगे तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18, ये आ जाएगा 55.56 मोल्स। तो मैंने 1 लीटर वाटर जो दिया था उसको पहले मोल्स में चेंज कर लिया, ताकि अब मैं क्या कर सकता हूं, ये जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को मैं कह सकता हूं कि इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि दो चीजें हम लेंगे, एक वाटर लेंगे और एक N2 लेंगे। तो नीचे हमने टोटल मोल्स रख लिए हैं N2 और वाटर के, और ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, यही तो मोल फ्रैक्शन आएगा। और मोल फ्रैक्शन हमें पता है, वाटर के मोल्स भी हमें दिए हैं, तो N2 के मोल्स मिल जाएंगे, फिर मिलीमोल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें मैं एक अप्रोक्सीमेशन समझा रहा हूँ। गैस कोई भी हो वो लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व करती नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर है ना उसमें जो लिक्विड के मोल्स हैं और N2 के जो मोल्स हैं, लिक्विड के मोल्स और N2 के जो मोल्स हैं, उसमें हम N2 के मोल को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत कम आएगा, तो उसको इग्नोर कर दूंगा मैं। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बचेगा, ये बचेगा। मैंने यहाँ N2 को नीचे क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि वाटर के मोल्स के मुकाबले N2 के मोल्स 9 के बराबर होंगे, तो एक बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी ऐड करने पे वो ऑलमोस्ट बड़ी क्वांटिटी के बराबर आता है। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब यहाँ से मुझे साफ साफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 दिख रहे हैं, किसके बराबर हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू मोल्स ऑफ H2O। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन आपने सॉल्व किया है 1.29 10 टू द पावर -5, एंड मोल्स ऑफ H2O जो है 55.56 है, तो ये मोल्स आ गए। बट हमें तो मिलीमोल सॉल्व करने हैं ना, तो एक मोल में 1000 मिलीमोल्स होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम। तो ये देखो ये आ जाएगा अल्टीमेटली नंबर ऑफ मिलीमोल्स इन 1 लीटर वाटर, मिलीमोल्स ऑफ N2, ये आ जाएगा 1.29 10 टू द पावर -5 इंटू 55.56, ये मोल्स आए थे, इंटू 1000 ये मिलीमोल्स आ गए। और इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.716 मिलीमोल्स, तो ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा था। पार्शियल प्रेशर दिया था, केएस दिया था, मोल फ्रैक्शन निकाला, और मोल फ्रैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मोल एक्सप्रेस करते हुए वाटर का अमाउंट जो दिया था उसको मोल्स में कन्वर्ट करते हुए N2 के मोल्स निकाल लिए और मिलीमोल में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, सोच लो, समझ लो अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर इज, ये दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर -5 एटमॉस्फेयर, ये KH की वैल्यू है। आगे दिया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, एयर में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है वो 0.8 है। ठीक, ये दिया है इन्होंने। ये जो मोल फ्रैक्शन दिया है ना, ये एयर में दिया है। बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि यही तो मोल फ्रैक्शन इस फॉर्मूले में लेना है, या नहीं भैया, ये मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड में कितना उसका मोल फ्रैक्शन है गैस का, ये एयर में मोल फ्रैक्शन N2 का है, ध्यान देना 0.8। इसको हेनरी लॉ वाले मत लगा देना डायरेक्ट, समझो बात को। मैंने एयर का जो प्रेशर होगा उसके प्रेशर, एयर के प्रेशर में इस मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा पहले। ठीक, नाउ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 2200 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज, ये निकालना है। क्वेश्चन को समझो अच्छी तरीके से। जो आपको पूछा है वो पूछा है कि 10 मोल वाटर में कितने मोल्स N2 डिसॉल्व हो रहे हैं 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। ये 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्चुअली एयर का प्रेशर है। ये किसका प्रेशर है, एयर का, लेकिन हमको फॉर्मूले में तो N2 का प्रेशर चाहिए। अब N2 का प्रेशर पहले निकालना पड़ेगा। डाल्टन्स लॉ अगर याद आ रहा हो तुम्हें कैसे अप्लाई होता है, N2 का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर दैट इज एयर। एयर एक गैस मिक्सचर है, उसका टोटल प्रेशर उन्होंने 5 एटमॉस्फेयर दिया है, गैस का प्रेशर नहीं दिया है, ये एयर का प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर। उस एयर में N2 का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए
टोटल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन N2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एटमॉस्फेयर आया। मतलब समझो, अगर एयर का प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है, उस 5 एटमॉस्फेयर में N2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो केवल 4 एटमॉस्फेयर है, और हमको केवल N2 का पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो अब हम हेनरी लॉ अप्लाई कर सकते हैं। N2 का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, एंड दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज प्रेजेंट इन वाटर, जो हमको निकालना है, और वाटर दिया 10 मोल। तो अब शुरू करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। KH की वैल्यू इन्होंने दी है 10 की पावर -5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर भी एटमॉस्फेयर में है और ये भी एटमॉस्फेयर में है, सेम यूनिट्स में है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ऐसे एक्सपेंड कर दिया। और यहाँ पे फिर हम अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे एक, वो अप्रोक्सीमेशन ये होगा कि N2 के मोल्स जो हैं वाटर के मोल्स के मुकाबले नेग्लिजिबल ही होंगे, जो भी होंगे। तो नीचे वाले को मैंने अप्रोक्सीमेशन करके ऐसे कर लिया, 4 is equals to 10 to the power -5 into number of moles of N2 upon approximately number of moles of H2O। और अब हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 दिख रहा है सॉल्व होता हुआ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 4 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय 10 की पावर -5, और 4 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन्होंने 10 मोल दिया हुआ है, 10 रख दिया। ये 10 की पावर -5 ऊपर जाके 10 की पावर +5 हो जाएगा, तो 4 into 10 की पावर 6, ये आ गए मोल्स ऑफ N2, ये आ गए मोल्स ऑफ N2। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया इसको। हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना पड़ा, पहले 4 एटमॉस्फेयर आया, और फिर KH की वैल्यू 10 की पावर -5 एटमॉस्फेयर इन्होंने दी थी, और उसके बाद हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 रखा, KH की वैल्यू रखी, ठीक है। इसके बाद फिर मोल फ्रैक्शन को हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया, इसमें हमको 10 मोल्स ऑफ वाटर दिया था, उसको रखा, अप्रोक्सीमेशन लिया, नीचे वाले N2 को हमने हटा के, और इस तरीके से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 सॉल्व किए। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है एक, एक्चुअली ये 10 की पावर ना -5 नहीं है, +5 है, 10 की पावर +5 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो ये 10 की पावर यहाँ पे -5 ना होके एक्चुअली +5 है, ये +5 है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे -5 नहीं +5 आएगा, ये +5 आएगा, ऊपर जाकर यहाँ ये -5 हो जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 बचेगा, ये एक्चुअल आंसर है। 4 into 10 की पावर -4, ठीक, कॉन्सेप्ट सेम था, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था वो मिसप्रिंट की वजह से। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव अ सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम पर लीटर। इन्होंने 0.05 ग्राम पर लीटर सॉल्युबिलिटी दिया है इस बार, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन्होंने पूछा है। हेनरी कांस्टेंट फॉर O2 इन्होंने दिया हुआ है वाटर में, ये किलो बार में है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर O2। और डेंसिटी इन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन का सॉल्वेंट की तरह ले लो, यानी कि सॉल्वेंट यानी वाटर है, तो डेंसिटी आप 1 ग्राम पर ml लेके चलो, ये कहना चाहते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, सुनते जाओ ध्यान से। देखो, हम ऐसा करते हैं इसमें कि पूछा क्या, हमें पार्शियल प्रेशर पूछा है ना, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, इससे सॉल्व होगा, ठीक। KH की वैल्यू इन्होंने दी है, बहुत अच्छी बात है, किलो बार में दी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन, बट हमें O2 को क्या दिया है, 0.05 ग्राम पर लीटर दिया है। तो आपको समझना यह है कि 0.05 ग्राम पर लीटर को मोल फ्रैक्शन में कैसे बदलें, मेन पॉइंट वो है इस क्वेश्चन का। तो सुनो कैसे बदल रहा हूं, 0.05 ग्राम O2 is present in 1 liter water, ऐसा ले सकते हैं ना, ऐसा ले सकते हैं ना। तो 0.05 ग्राम O2 प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में, इसके हिसाब से ये जो यहाँ पे दिया है सॉल्युबिलिटी। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 लीटर वाटर का जो मास होगा
1 ग्राम पर ml डेंसिटी के हिसाब से वो 1000 ग्राम होगा, दैट इज 1 kg, 1000 ग्राम H2O। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0.05 ग्राम O2 प्रेजेंट इन 1000 ग्राम H2O। अब इसको तुम मोल्स में चेंज कर लो भाई, मोल्स में। मोल्स ऑफ O2 निकालो तो बोलोगे कि O2 का जो मास है वो 0.05 ग्राम है और मोलर मास उसका होता है 32 O2 का। तो ये मोल्स में सॉल्व हो रहा है 1.56 10 टू द पावर -3 मोल्स। तो O2 के मोल्स मैंने सॉल्व कर लिए, जो 0.05 ग्राम था ना उसको मैंने इसमें चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें तो ये N2 का नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लिए, फिर H2O के मोल्स निकाल लो अब आप। तो ये 1000 ग्राम H2O है, 1 लीटर H2O 1000 ग्राम H2O ये हो गया, डिवाइडेड मोलर मास 18, 55.56। ये रट लो भाई कि 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 55.56 होता है। अब आप वैल्यूज को पुट करना शुरू करो। क्या सॉल्व करना चाहते हो? बोलोगे कि हमें जो सॉल्व करना है वो मोल फ्रैक्शन दिया था हमें, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सॉल्व करना है। उसके लिए हमें यहाँ मोल फ्रैक्शन चाहिए था, हमको ग्राम पर लीटर दिया था, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्व करना था हमें। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 सॉल्व हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। इसमें वैल्यूज को पुट करो, रखो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 1.56 10 की पावर -3 ऊपर रख दिए, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 को मैं इग्नोर कर दिया, क्योंकि देखो वाटर के मोल्स के मुकाबले ये बहुत कम है। तो अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको नीचे वाले O2 के मोल्स को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको मुझे उम्मीद है मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा 2.81 10 की पावर -5। अब आप इसको यहाँ पुट कर दो तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मिल जाएगा। KH की वैल्यू ये जो सॉल्व हुई है ये है किलो बार में। ठीक है, अगर आप प्रेशर को बार में सॉल्व करना चाहते हो तो आप किलो बार को यानी 34.86 इंटू 10 की पावर 3 रख लो, बार में चेंज करके KH की वैल्यू को रख लिए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 को भी सॉल्व कर लिया, उसको यहाँ रख लो 2.81 10 की पावर -5। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0.98 बार। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सॉल्व। बहुत इजी फॉर्मूला है, उसी में कुछ चीजें हैं। मोल फ्रैक्शन पूछे दिया होगा तो पार्शियल प्रेशर पूछेगा, पार्शियल प्रेशर दिया होगा तो मोल फ्रैक्शन पूछेगा, और मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर लोगे तो मोल्स की इंफॉर्मेशन सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी मोल्स की इंफॉर्मेशन देगा, जैसे अभी इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं दिया था इन्होंने, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन दी थी वहां से हमने पहले मोल्स सॉल्व किए और मोल से फिर हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्व किया, फिर हेनरी इक्वेशन में लगाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना पास्कल। अब देखो यहाँ पे यूनिट्स तो एटमॉस्फेयर, बार, पास्कल, mmHg प्रेशर की यूनिट्स हो सकती है ना। अब यहाँ पास्कल में दिया है इन्होंने। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 1 लीटर सोडा वाटर। 1 लीटर सोडा वाटर में CO2 कितना डिसॉल्व, उसकी क्वांटिटी निकालनी है व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 प्रेशर। जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इतना एटमॉस्फेयर लगा रहे हो उस वक्त CO2 की क्वांटिटी सॉल्व करनी है। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया है, KH की वैल्यू दी है, तो ठीक है पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 सॉल्व कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अपॉन KH की वैल्यू पुट कर देंगे। यूनिट्स का ध्यान रखना है, KH की वैल्यू 1.67 10 की पावर 8 पास्कल दिया है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में दिया था, और आपको ये बात पता है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल अप्रोक्सीमेटली होता है। तो 2.5 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि पास्कल में चेंज हो जाए, दोनों वैल्यूज पास्कल पास्कल में है। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 सॉल्व, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 सॉल्व हो गया। बट हमें तो क्वांटिटी सॉल्व करनी है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस मोल फ्रैक्शन को एक्सपेंड करेंगे। यानी देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CO2 एंड मोल्स ऑफ वाटर, यानी कोल्ड ड्रिंक जो भी है। और इसमें अप्रोक्सीमेटली हम नीचे वाले मोल्स ऑफ CO2 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो बहुत कम होगा वाटर के मुकाबले। तो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ दैट कोल्ड ड्रिंक वाटर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ये इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली हम यूज करेंगे।
तो यहाँ से हम क्या सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, हमें क्वांटिटी सॉल्व करनी है कितने में, 1 लीटर सोडा वाटर में। तो 1 लीटर सोडा वाटर को हम पहले मोल में चेंज कर लेते हैं और इस तरीके से हम मोल्स ऑफ CO2 सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, मोल ऑफ 1 लीटर सोडा वाटर को अप्रोक्सीमेटली वाटर मानते हुए 1 लीटर वाटर का मास 1000 ग्राम होता है और मोल्स 55.56 होते हैं, तो ये हो गया 55.56 ऑलमोस्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है। तो मोल्स ऑफ CO2 आ गए 1 लीटर सोडा वाटर में। तो ये जो सॉल्व हुआ ना अभी, ये मोल पर लीटर सॉल्व हुआ है, मोल पर लीटर सोडा वाटर सॉल्व हुआ है। CO2 के इतने मोल पर लीटर प्रेजेंट है, ये सॉल्व हुआ है। बट मुझे अगर क्वांटिटी ऑप्शंस में मोल पर लीटर में ना देकर ग्राम पर लीटर में दी है तो क्या करूं मैं। तो हो सकता है ऑप्शन मोल पर लीटर में दिया हो, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन ग्राम पर लीटर में दिया है तो आपको पता होना चाहिए मोल पर लीटर में मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे CO2 का, जो कि 44 होता है, तो वो ग्राम पर लीटर में चेंज हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का मोटिव क्या था कि पहले हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्व किया गैस का, मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने मोल्स ऑफ गैस सॉल्व किए, क्योंकि मोल्स ऑफ वाटर गिवन था, मोल्स ऑफ गैस सॉल्व कर लिया। और मोल्स ऑफ वाटर पर लीटर के लिए था, तो पर लीटर गैस से मोल्स मिल गए और फिर हमने ग्राम पर लीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए। हमें दिया है इसमें कि एयर में O2 और N2 1:4 रेशियो में है। अगर 1 रेशियो O2 का है तो 4 रेशियो N2 का है, ये हमें दिया है। ठीक है, हमें कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड N2 dissolved in water at atmospheric pressure and room temperature। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, हम उसको 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार ले सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार ले सकते हैं। ठीक है, तो वह मान लो मैंने 1 एटमॉस्फेयर ले लिया। तो अब पॉइंट यहां पर क्या है, मुझे रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉल्व करना है, वो भी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में सॉल्युबिलिटी लेनी है। तो देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को समझो, अब ये कैसे सॉल्व होगा। तो मैं दो इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH फॉर O2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। और इसी को मैं दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दूंगा, सॉल्व कर लूंगा। सवाल ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है। तो बोलोगे कि एयर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपने लिया है, तो जो एयर का प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है, इसमें आप O2 के मोल फ्रैक्शंस एयर में ले लो। तो कैसे ले लो, देखो ध्यान से। O2 के मोल्स मान लो 1 है, N2 के मोल्स मान लो क्या है 4 है, क्योंकि उनका रेशियो 1:4 आ रहा है ना, उनका रेशियो 1:4 है। तो अगर दोनों के मोल्स मिलाकर 5 मान लें, 1 + 4 5 दोनों के मोल्स मान लें, तो N2 O2 के जो मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे एयर के अंदर 1/5 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 1/5 आ जाएगा। उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर में मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 को जो एयर में है 1/5, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ जाएगा। तो 1 एटमॉस्फेयर इनटू 1/5 मल्टीप्लाई किए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आया। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 सॉल्व हो जाएगा। एयर का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, उसमें जो N2 के मोल फ्रैक्शंस हैं एयर के अंदर वो 4/5 होंगे, क्योंकि 1:4 जो रेशियो था वो 1 + 4 कर दोगे तो टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स में 4 मोल्स क्या है N2 के हैं, तो 4/5 आएगी। तो यानी 1/5 एटमॉस्फेयर जो है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ रहा है एयर के अंदर, और एयर के अंदर 4/5 एटमॉस्फेयर जो है वो आ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। अब आप यहाँ पुट कर दो वैल्यूज को। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मुझे सॉल्व करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का रेशियो। ये सॉल्व हो रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड KH ऑफ N2, ऊपर चला जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड KH ऑफ O2 नीचे आ जाएगा। वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व कर लो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे 1/5 है, यानी 0.2 है। 1/5 कितना होगा, 0.2 होगा ना।
और ये 0.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8, ठीक। और N2 का जो KH का वैल्यू है वो है 6.6 10 टू द पावर 7 टॉर, 7 टॉर। तो बोले क्योंकि रेशियो में है इसीलिए मैं यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहा हूं। देखो दोनों पार्शियल प्रेशर्स को मैंने एटमॉस्फेयर में ले लिया है, रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं वो, और KH की वैल्यूज को मैंने दोनों को टॉर में रखा है क्योंकि वो भी डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करते समय हम यूनिट कन्वर्जन को इग्नोर कर सकते हैं। KH ऑफ N2 यहाँ पे दिया है 3.3 10 टू द पावर 7 टॉर। तो ये एक्चुअली रेशियो निकल जाएगा पूरी तरीके से, यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। सॉल्व कर लेंगे आप इसको, मुझे पूरी उम्मीद है। ये 1:2 बचेगा। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में जो सॉलिबिलिटी थी ना O2 और N2 की, जो उसका रेशियो आ रहा है वो 1:2 आ रहा है। हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। The Henry law constant for oxygen is given, इतना है। If partial pressure of O2 in air is 0.2 atmosphere under atmospheric condition, partial pressure दिया है O2 का, calculate the concentration of dissolved oxygen in water, ठीक। कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कह रहा है वाटर में, मतलब मेरे को ये कह रहा है सॉल्व करने के लिए कि कितने मोल ऑक्सीजन पर लीटर वाटर प्रेजेंट है, मोल पर लीटर में सॉल्व कर दो इसको, मोल पर लीटर में सॉल्व कर दो इसको, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो क्योंकि KH की वैल्यू एटमॉस्फेयर में दी है तो मैं सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH ऑफ O2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और यहां से पहले मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्व करूंगा O2 का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन KH ऑफ O2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ 0.2 एटमॉस्फेयर दिया है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है, और KH की वैल्यू 4.34 10 टू द पावर 4 एटमॉस्फेयर में दी है, दोनों एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में है। मैंने पहले मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4.6 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेना जो भी है, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 सॉल्व हो गया। अब मुझे कंसंट्रेशन ऑफ O2 सॉल्व करना है। 1 लीटर वाटर मान लो और उसमें मोल सॉल्व कर लो, मोल्स पर लीटर में आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या मान के चलूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, और ऐसे में नीचे जो मोल्स ऑफ गैस को हम इग्नोर कर देते हैं। आपको पता है क्यों इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वाटर के मुकाबले इसका मोल्स बहुत कम होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो है वो 4.6 10 टू द पावर -6 आया है। मोल्स ऑफ H2O, अब बोलोगे H2O मैंने एज्यूम किया है 1 लीटर, ये मैंने एज्यूम किया है क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन सॉल्व करना था, पर लीटर मैंने एज्यूम कर लिया, तो 1 लीटर वाटर मैंने एज्यूम किया है, और 1 लीटर वाटर को मोल्स में चेंज करने पे मैंने बता दिया 55.56 आता है। तो मोल्स ऑफ H2O मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मुझे उम्मीद है सॉल्व कर लेंगे, 2.55 10 टू द पावर -4 मोल्स आ जाएंगे। ये जो मोल्स ऑफ O2 आया है ना बेटा, ये पर लीटर वाटर आया है, इतने मोल्स पर लीटर वाटर आया है, यानी मोल पर लीटर कह सकते हैं, एक तरीके से इसको मोलैरिटी कह सकते हैं। 2.55 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर, एक तरीके से मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन सॉल्व हो गई O2 की H2O के अंदर। देखा आपने, आपने पहले मोल फ्रैक्शन सॉल्व किया, मोल फ्रैक्शन फिर आपने वाटर के क्वांटिटी को 1 लीटर एज्यूम करते हुए पर लीटर मोल्स ऑफ O2 सॉल्व कर लिए, उसको आप मोलैरिटी कंसंट्रेशन कह सकते हैं। चलिए आगे बात करें। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखिए पहला है मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट इतना इज इतना। ये मोल फ्रैक्शन हीलियम का इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द प्रेशर ऑफ हीलियम अबव द सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम पूछा है इन्होंने, और हेनरी कांस्टेंट इन्होंने किलो बार में दिया है। तो बोलोगे तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम सॉल्व करना है, इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम ले लेंगे। KH की वैल्यू इन्होंने हमें किलो बार में दी है, तो 1.4497 किलो बार में है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बार में आ जाएगा ये KH का वैल्यू। और मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है 1.2 10 की पावर -6 करके, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, तो ये आ जाएगा
0.174 बार। सीधा सीधा फॉर्मूला पे सिंपल क्वेश्चन था एकदम। एक और क्वेश्चन नीचे देखो, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 इन वाटर, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। इफ द पार्शियल प्रेशर अबव द सॉल्यूशन इज 1 बार, पार्शियल प्रेशर 1 बार दिया है इन्होंने, और हेनरी कांस्टेंट इन्होंने उसका H2 का किलो बार में दिया है, और सॉल्युबिलिटी पूछी है। तो इजी क्वेश्चन लग रहा है एकदम, है कि नहीं? देखिए, इसकी सॉल्युबिलिटी फिलहाल हम अगर इस फॉर्मूले से निकालें, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 KH ऑफ H2 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, तो मोल फ्रैक्शन भी एक तरह की सॉल्युबिलिटी तो है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 सॉल्व कर रहा हूं मैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मैंने ऊपर रखा, 71.18 किलो बार को मैंने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, बार में सॉल्व कर लिया। तो ये पार्शियल प्रेशर ऊपर मैंने बार में रख दिया, और नीचे जो है ये तो KS था ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 सॉल्व करना है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 यानी 1 बार ऊपर रखूंगा, और KH नीचे मल्टीप्लाई करूंगा इसको। तो KH की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ऊपर पार्शियल प्रेशर बार में था, KH की वैल्यू भी मैंने बार में रख ली, और इसे हमने सॉल्व कर लिया। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो ये भी एक तरह की सॉल्युबिलिटी है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1.4 इंटू 10 टू द पावर -5। ये ऑलमोस्ट मोल फ्रैक्शन आ गया। ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी वो लोग सॉल्युबिलिटी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो इसमें एक स्टेप आगे पूछ लें, यानी कि उन्होंने ऑप्शन सॉल्युबिलिटी का मोल पर लीटर में दिया हो या ग्राम पर लीटर में दिया हो। तो देखो, सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे। अब अगर मेरे को ना इसको सॉल्व करना है मोल पर लीटर में, तो जानते हो क्या करूंगा मैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ H2 पहले इसमें रखूंगा। नीचे वाले मोल्स ऑफ H2 को मैं इग्नोर कर दूंगा। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लूंगा। वाटर को मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूंगा 1 लीटर, ताकि मैं पर लीटर सॉल्व कर सकूं। और 1 लीटर वाटर में 55.56 जो है वाटर के मोल्स होते हैं, तो उसमें मैं H2 के मोल्स निकाल लूंगा। तो H2 के मोल्स सॉल्व हो रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू 55.56 करके। तो यानी कि 1.4 10 टू द पावर -5 इंटू 55.56। ये जो वैल्यू आई ना बेटा, ये आई कि इतने मोल्स पर लीटर वाटर प्रेजेंट हैं, यानी ये मोल पर लीटर सॉल्व हो गया। तो आप मोल फ्रैक्शन में भी ऑप्शंस में देख सकते हो सॉल्युबिलिटी दी होगी। हो सकता है ऑप्शंस में उन्होंने मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी दी हो, या अगर ग्राम पर लीटर में दिया है तो भी सॉल्व कर सकते हैं। H2 की सॉल्युबिलिटी अगर मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में चेंज करना है, तो जो आपने मोल पर लीटर सॉल्व किया ना, ये इसमें उसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो, और H2 का मोलर मास 2 होता है। अब ये ग्राम पर लीटर में भी सॉल्व हो गया। तो यानी कि इस क्वेश्चन को वो 3 तरीके से पूछ सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने सिंपली कहा है कि भाई सॉल्युबिलिटी सॉल्व करो। तो इस मोल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मतलब आपने सॉल्युबिलिटी सॉल्व कर ली। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक स्टेप आगे बढ़ाकर मोल पर लीटर में कह सकते हैं सॉल्व करो, तो वहां आपको वाटर 1 लीटर एज्यूम करना पड़ेगा, यानी उसके 55.56 मोल्स एज्यूम करने पड़ेंगे। और ग्राम पर लीटर में अगर ऑप्शन दिया है, तो आपको मोल पर लीटर में निकाल के मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस गैस का मोलर मास मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द गैस विल नॉट फॉलो हेनरी लॉ? कौन सी गैस हेनरी लॉ फॉलो नहीं करेगी? तो HCl अमोनिया मैंने एग्जांपल दिया था ना, क्योंकि वो डिसोसिएशन या फिर फॉर्मेशन किस टाइप का नहीं शो करना चाहिए, बाकी सब पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा इसमें। अगला है कि इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस X इज इतना ग्राम पर लीटर एट 1 बार, एक गैस की सॉल्युबिलिटी 1 बार पे इतना ग्राम पर लीटर दी है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी 3 बार पे क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन में जब केवल प्रेशर चेंज कर रहे हो और सॉल्युबिलिटी पूछ रहे हो, तो आप इसमें ये यूज कर सकते हैं फॉर्मूला क्योंकि क्योंकि देखो, सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 यहाँ यूज कर सकते हैं। तो S1 यहाँ पे है 0.5 ग्राम पर लीटर डिवाइड बाई S2 हमें सॉल्व करना है। P1 प्रेशर 1 बार था और P2 प्रेशर 3 बार है। तो यहाँ पे जो 3 बार में सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्व हो रही है, वो आ जाएगी 1.5, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5, तो 1.5 ग्राम पर लीटर सॉल्व हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था कि सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक और क्वेश्चन देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मीथेन इन बेंजीन
इज इतना, ये mmHg में इन्होंने हेनरी लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू दी है, मीथेन बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट द सेम टेम्परेचर अंडर इतना प्रेशर इज, अगर प्रेशर चेंज कर देंगे तो अब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये इन्होंने पूछा है। तो कैसे करें सॉल्व इसको, तो फिर सुन लो। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ KH इन बेंजीन दिया था इतना mmHg, ये KH की वैल्यू थी, और कह रहा है सॉल्युबिलिटी सॉल्व करो ऑफ CH4 इन बेंजीन अंडर इतना mmHg, यानी ये प्रेशर माना जाएगा। तो प्रेशर ऑफ CH4 इज इक्वल टू KH ऑफ CH4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन सॉल्व करना है, वही यहाँ सॉल्युबिलिटी है। तो पार्शियल प्रेशर कितना यहाँ पे है, तो बोलोगे 760 mmHg है, डिवाइड कर दो KH की वैल्यू से, 2 × 10⁵ mmHg है, यूनिट सेम रहनी चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको उम्मीद है आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें। एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि दी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड अ बॉटल ऑफ कोका कोला इज इतना एटमॉस्फेयर। ये पार्शियल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं कोला की बॉटल के ऊपर, CO2 का पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा है। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, दी हेनरी लॉ कांस्टेंट इज गिवन इतना मोल पर लीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट इन्होंने मोल पर लीटर में दिया है, जबकि अब तक हमने KH की वैल्यू को प्रेशर की यूनिट्स में देखा था। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या है वो बात, सुनो। वो बात ये है कि जब KH की वैल्यू मोल पर लीटर में दी है, मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी में दी है, मोलैरिटी में, तो हेनरी लॉ का जो फॉर्मेट है वो बन जाएगा कि कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, जिसको हम सॉल्युबिलिटी मान सकते हैं, इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट KH इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ऐसा ये फॉर्मेट हो जाएगा। इसको तुम एस को सॉल्युबिलिटी या मोलैरिटी कह सकते हो। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू KH इनटू पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे जो KH की यूनिट आएगी ना, यहाँ जो KH की यूनिट आएगी, इसको आप देख लो, ये यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर, और वही तो दिया है इन्होंने, मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर, यही तो दिया है। तो ये यूनिट देखकर मुझे मालूम चला, ध्यान देना, यूनिट देखकर मालूम चला कि मैं कौन से फॉर्मेट का हेनरी लॉ यूज करने वाला हूं। कौन सा फॉर्मेट का, कि सॉल्युबिलिटी यानी इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू KH इनटू प्रेशर। यहाँ पे KH, अब तक जो हम KH पढ़ रहे थे उससे अलग यूनिट वाला है, इसकी यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। क्योंकि क्योंकि इस फॉर्मेट में देखो KH जो है वो मोलैरिटी अपॉन प्रेशर आएगा, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर में ले सकते हैं। तो मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर अगर KH की यूनिट है, तो ये फॉर्मेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, बाकी इजी है, देखो। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 यानी कि मोलैरिटी ऑफ CO2 सॉल्व हो रहा है, कैसे, KH इंटू पार्शियल प्रेशर यूज करके। बेटा यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे जो KH की वैल्यू है ना, वो मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर में दी है, इसीलिए मैं वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन वाला, नहीं, वो नहीं यूज हो पाएगा। ठीक, वो तब यूज होता है जब KH की यूनिट जो है प्रेशर की यूनिट रहती है। तो ये अलग फॉर्मेट है हेनरी लॉ का। ठीक है, वो KH की यूनिट देख के मालूम चल जाएगा वो कौन सा यूज करने वाले हो। अब ये मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर था, तो मोलैरिटी वाला यूज करोगे, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो आपने KH की यहाँ वैल्यू रख दी मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर में, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 4 एटमॉस्फेयर रख दिया, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो आंसर देखो इसका आएगा, मल्टीप्लाई करके 0.1212 मोल पर लीटर, ये आएगा 0.1212 मोल पर लीटर। 4 मल्टीप्लाई करोगे ना 3.3 × 10⁻² में, तो ये आ जाएगा 0.1212 0.1212। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का एक अप्रोच समझो, ये आपने सिंपली मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए आंसर दें, तो क्योंकि मल्टीप्लाई करने वाले में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये 4 एटमॉस्फेयर में था, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मुझे यहाँ पे इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये राउंड ऑफ करूंगा ना, तो ये 0.12 जो है राउंड ऑफ करने के बाद 0.1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 0.1 मोल पर लीटर रहेगा, राउंड ऑफ करने के बाद
सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए। हालांकि आंसर मल्टीप्लाई करने 0.1212 आएगा, बट जब आप उसको राउंड ऑफ करोगे मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जिस फॉर्मूला के जिस फॉर्मूले में के एच इंटू प्रेशर मल्टीप्लाई हुआ, तो इन दोनों में जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, कम से कम वाले। तो इसीलिए इसका जो आंसर सही तरीके से रिपोर्ट करेंगे वो 0.1 मोल पर लीटर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। CO2 at a partial pressure of 1.49 bar, पार्शियल प्रेशर दिया है CO2 का, has 0.0506 मोल पर केजी सॉलिबिलिटी। मोल पर केजी में दिया है सॉलिबिलिटी, मोल पर केजी में दिया है सॉलिबिलिटी, ध्यान देना। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2। इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं कि एक बार मोल पर केजी पर बार में निकालो और एक बार किलो बार में निकालो। तो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखो। इन्होंने सॉलिबिलिटी मोल पर केजी में दिया है। मोल पर केजी समझते हो, मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो सबसे पहले मैं हेनरी लॉ कांस्टेंट को मोल पर केजी पर बार में निकालने के लिए आपको समझा रहा हूं। देखो मैं क्या समझा रहा हूं। जो सबसे सिंपल फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये पढ़ रहे थे। इसमें के एच की यूनिट जो आ रही थी वो प्रेशर की यूनिट थी। अभी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था सॉलिबिलिटी का इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट के इनटू प्रेशर। यहाँ पे जो केएच की यूनिट आ रही थी वो मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर ऐसी यूनिट आ रही थी। यहीं तुम मोलैलिटी रख दो तो मोलैलिटी इज इक्वल टू के एच इंटू पी, इसको भी यूज कर सकते हो। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ हेनरी लॉ है। इसमें जो के एच की यूनिट आएगी ना बेटा, वो मोलैलिटी अपॉन प्रेशर की यूनिट आ जाएगी, और वही तो दिया है यहाँ पे, मोल पर केजी पर बार में अगर सॉल्व करना है तो हम ये समझ गए कि हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है कि सॉलिबिलिटी को इस बार मोलैलिटी के टर्म्स में ले रहे हैं, ये के एच इंटू प्रेशर के बराबर आएगा। और ये मैंने फॉर्मूला इसलिए लिया क्योंकि इस फॉर्मूला में जो के एच की यूनिट आएगी वो मोलैलिटी अपॉन प्रेशर करके आएगी, और मोलैलिटी यहाँ दी है 0.0506 मोल पर केजी, वो मोलैलिटी है उस गैस की। सॉलिबिलिटी यानी मोलैलिटी के टर्म्स में दी है, और प्रेशर इन्होंने 1.49 बार दिया है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो मोल पर केजी, और नीचे प्रेशर है बार में, तो ये मोल पर केजी पर बार में के एच आ गया। सॉल्व कर लोगे इसको, मुझे उम्मीद है ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो कौन सा फॉर्मेट यूज किया है इसका, ठीक, और केएच को सॉल्व किया मोल पर केजी पर बार में। बट इसी क्वेश्चन में अगर किलो बार में केएच सॉल्व करना है तो कैसे करें। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से समझो कि किलो बार में केएच को सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। मतलब केएच को जब सॉल्व करना चाह रहा हूं मैं प्रेशर की यूनिट में, तो प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ये वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे चलो प्रेशर तो ठीक है, CO2 का प्रेशर कितना है पता है 1.49, बट मोल फ्रैक्शन तो पता ही नहीं है ना, हमको तो मोलैलिटी पता है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो मैं तुमको मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे। देखो ये जो मोलैलिटी है 0.5060 मोल पर केजी वाटर है ना, पर वाटर ही है इसमें, तो पर केजी यानी कि 1 केजी वाटर, यानी 1000 ग्राम वाटर ले लिया, सॉल्वेंट नहीं दिया तो जनरली हमने इसको वाटर ले लिया। तो इतने मोल CO2 इतने ग्राम वाटर में है, और इतना ग्राम वाटर जानते हो ना क्या होता है, 55.56 मोल्स होते हैं ना वाटर के। तो आप समझ रहे हो, आपने मोलैलिटी को जज कर लिया, और वहां से आपने मोल्स ऑफ CO2 को 0.5060 मान लिया, और मोल्स ऑफ वाटर को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एज्यूम करते हुए 55.56 मोल्स मान लिया। तो जो मोलैलिटी थी मोल पर केजी, वो उतने मोल CO2, और पर केजी जो वाटर था उसको मोल में चेंज कर लिया, तो मोल्स ऑफ CO2 सॉल्व हो गया, मोल्स ऑफ H2O सॉल्व हो गया।
तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ जाएगा मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर करके। तो मोल्स ऑफ CO2 है 0.5060। नीचे वाले मोल्स ऑफ CO2 को इग्नोर कर देंगे सिंपलिसिटी कैलकुलेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए। 55.56 ही बस रखेंगे नीचे ताकि अप्रोक्सीमेटली सॉल्व हो जाए। तो भैया ये मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया। आप समझ रहे हो, आपने मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन सॉल्व किया। और मोल फ्रैक्शन जब सॉल्व हो गया, अब मैं KH को सॉल्व कर सकता हूं प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन से। और यहां पे मैं प्रेशर को अगर किलो बार में रख दूं और उसको मोल फ्रैक्शन से डिवाइड कर दूं तो KH की यूनिट किलो बार में सॉल्व हो जाएगी। तो प्रेशर यहां पर कितना है किलो बार में? बोलोगे हमको तो 1.49 बार दिया है। तो 1.49 इंटू 10⁻³ बार को किलो बार में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करके मैंने इसको किलो बार में प्रेशर को चेंज कर लिया, ठीक। और मोल फ्रैक्शन ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है 0.5060 डिवाइड बाई 55.56। तो ये आंसर आ जाएगा किलो बार में। उम्मीद है आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये किलो बार में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो हेनरी लॉ के डिफरेंट 3 फॉर्मेट्स मैंने डिस्कस किए। एक तो ये प्रेशर और मोल फ्रैक्शन वाला, एक मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन वाला, एक मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन वाला। तीनों में ना KH की यूनिट्स डिफरेंट हैं और KH की यूनिट देख के हम इसका अंदाजा लगाते हैं कि हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने समझा दिया था कि अभी सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो हम कह सकते हैं S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ये कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि S1 अपॉन P1 इज इक्वल टू S2 अपॉन P2। दो क्वेश्चन दे रहा हूं इसी में, फटाफट देखो। इफ 0.55 ग्राम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर है, ये गैस डिसॉल्व हो रही है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अब कह रहा है कि हाउ मच विल डिसॉल्व एट इतना प्रेशर, यानी केवल प्रेशर चेंज कर रहे हो और कुछ नहीं चेंज कर रहे हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल प्रेशर चेंज कर रहे हो। तो बताओ कि सॉल्युबिलिटी में कितना चेंज आया, है ना, कितना अब वो डिसॉल्व कर रही है। आपने वाटर का अमाउंट भी तो नहीं चेंज किया ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले सॉल्युबिलिटी 0.55 ग्राम पर लीटर थी, 1 लीटर में इतना डिसॉल्व कर रहा था। अब सॉल्युबिलिटी S2 सॉल्व हो जाएगी ऐसे, प्रेशर पहले 2 एटमॉस्फेयर था, 4.5 एटमॉस्फेयर है। तो यहां से आप, मुझे उम्मीद है S2 सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा कि इतना ग्राम पर लीटर सॉल्व डिसॉल्व होगा 4.5 एटमॉस्फेयर पे। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, एक गैस डिसॉल्व कर रही है 0.66 ग्राम पर लीटर 10 एटमॉस्फेयर पे। कह रहा है कि अगर आप 1 लीटर सैंपल ले लें और गैस 1.5 ग्राम डिसॉल्व करे तो कितने प्रेशर पे करेगी। तो यहाँ प्रेशर पूछा है। पहला भी देखो तो 1 लीटर में 0.66 डिसॉल्व कर रहा था, अब कह रहा है कि उसी 1 लीटर में अब कितना 1.5 डिसॉल्व कर रहा है, तो प्रेशर क्या है। सीधा है भैया, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। पुट कर दो वैल्यूज, पहले था 0.66 ग्राम पर लीटर और अब है 1.5 ग्राम पर लीटर। पहले जो प्रेशर था वो 10 एटमॉस्फेयर था, अब जो प्रेशर है वो सॉल्व हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये हेनरी लॉ पर बेस था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आपके सामने है, ट्राई करेंगे इसको। दी हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इन वाटर इज इतना, कैपिटल M है ना, ये मोलैरिटी वाला है, ये मोल पर लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैरिटी। तो KH की वैल्यू यहाँ पे इतने मोल पर एटमॉस्फेयर दी है, इसको देखते ही दिमाग में आना चाहिए KH की वैल्यू मोलैरिटी पर एटमॉस्फेयर के टर्म में है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे जो KH की यूनिट होती है वो होती है मोलैरिटी पर एटमॉस्फेयर, मोलैरिटी यानी मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। ये समझ में आ गया क्या यूज करने वाले हैं। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 above the solution with an O2 concentration of इतना मोलर एट इक्विलिब्रियम। तो मोलैरिटी दी है, पुट कर दो वैल्यू 2.3 10⁻⁴ मोलैरिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी एक तरीके से दी गई है O2 की, और KH की वैल्यू 1.3 10⁻⁻3, हाँ, मोल पर एटमॉस्फेयर, ये KH की वैल्यू है। और यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सॉल्व हो गया 2.3 10⁻⁴ डिवाइड बाई 1.3 10⁻³ और ये एटमॉस्फेयर किस में आएगा आंसर
ये आंसर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। उम्मीद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे टॉपिक क्लोज हो चुका है। तो ये हमारा एक टॉपिक था सॉलिबिलिटी वाला, पूरी तरह डिस्कस कर दिया मैंने, अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलिए टॉपिक क्लोज करें।